हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, हम लोग की वेक्टर एंड थ्री की सीरीज चालू है जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन तक हम लोग पहुंच गए और उसके बाद स्क्यू लाइन इन सब के बारे में देखा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेन। तो अब जैसे कि प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्लेन है। ठीक है, प्लेन मतलब यहाँ से इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ से इन्फिनिटी जा रहा है, वहां से इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ से इन्फिनिटी जा रहा है, ये इन्फिनिटली एक पट्टी जा रही है पूरी, वो प्लेन है। ये प्लेन हो गया पूरा, ये प्लेन हो गया। हमने स्टार्टिंग में देखा था एक्स वाई प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन होता है, वो वही चीज है। अब इन प्लेन के इक्वेशंस भी होते हैं जो 2D दुनिया में, जो 2D दुनिया में लाइन का काम करता है वो 3D दुनिया में प्लेन का काम करता है। 2D में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, लाइन की इक्वेशन होती है। 3D में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये हमारे प्लेन की इक्वेशन होती है। मतलब हर 1 डिग्री टर्म एक्स वाई जेड का प्लेन रिप्रेजेंट करता है, और एक्स वाई का अगर किया तो वो लाइन रिप्रेजेंट करता है 2D में। इसमें जेड एक्स आ जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये हमारी जनरल प्लेन की इक्वेशन है। ए जीरो हो सकता है, कभी कभी बी जीरो हो सकता है, कभी दोनों जीरो हो सकते हैं। अलग अलग इक्वेशन हमको मिलते रहेंगे इससे, जहां पर हमारे ए बी सी डी सब लोग बिलोंग्स टू रियल होते हैं। मेन पहली बात, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात ये है बच्चों कि x की जो बाजू a है और y की बाजू जो b है और z की बाजू c है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। abc जो है डायरेक्शन रेशियोज है। ये किस चीज के डायरेक्शन रेशियो है, नॉर्मल के, नॉर्मल टू प्लेन। ये डायरेक्शन रेशियो किसके, नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है। अब दिमाग में आता है सर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, उसके अंदर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्यों आ रहे हैं। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं प्लेन के ऊपर कोई भी लाइन ले लूं, इन्फिनाइट लाइंस आते हैं तो उन सबके डायरेक्शन रेशियो अलग अलग रहेंगे, लेकिन नॉर्मल का एक ही डायरेक्शन रेशियो रहेगा। डायरेक्शन रेशियो यूनिक, मतलब डायरेक्शन रेशियो कभी यूनिक नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन रेशियो एक ही डायरेक्शन देता है, वो सब नॉर्मल का सेम ही रहेगा। हम इस चीज को इधर हम लोग डिटेल में देखते हैं। अभी तुम लोग याद रख लो कि एक्स के बाजू क्या है और वाई के बाजू जो है, जेड के बाजू जो है ए बी सी, वो डायरेक्शन रेशियो किसके, प्लेन के, प्लेन जो है उसके नॉर्मल की। ये बात याद रख लो। अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1। तो बच्चों, अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 है तो हमारी इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो है। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। अगर ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो x1 y1 z1 सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को। तो ये हो गया। ये दो इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे को मिलेगी इक्वेशन, ए कॉमन निकला x माइनस एक्स वन, डी कॉमन निकला y माइनस वाई वन, सी कॉमन निकला z माइनस जेड वन। तो बच्चों, अगर कोई प्लेन x1 y1 z1 से पास होता है तो उसकी इक्वेशन ऐसी हो जाती है, डी का टर्म हटा दो, a x माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन। तो अगर तुमको 1, 2, 3 से अगर कोई प्लेन पास होता है तो उसकी इक्वेशन कर देंगी a x माइनस वन प्लस बी वाई माइनस टू प्लस सी जेड माइनस थ्री। तो इस तरह से x1 y1 z1 अगर तुमको दिया है तो तुम प्लेन के अगर इक्वेशन कंसीडर ऐसे करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन मेकिंग इंटरसेप्ट ए बी सी ऑन द एक्स वाई जेड एक्सिस। तो बच्चों, प्लेन काट के जा रहा है एक्स एक्सिस को, दोस्तों भी कितने की दूरी पे, ए दूरी पे ओरिजिन से। सिमिलरली वही प्लेन ऐसा प्लेन था समझो, ये बी की दूरी पे। तो समझ रहे हो तुम लोग, जैसे लाइन एक होती है इंटरसेप्ट बनाती है, ये बी इंटरसेप्ट बनाती है, ये ए इंटरसेप्ट बनाती है, वैसे प्लेन अगर एक्स वाई जेड पे ए इंटरसेप्ट और बी इंटरसेप्ट सी इंटरसेप्ट बनाता है तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स बाय प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू वन। याद है तुम्हें 2D दुनिया में क्या था, एक्स बाय प्लस वाई बाय बी इक्वल टू वन, 3D में ये हो जाता है। तो ये जो प्लेन है, क्योंकि एक्स एक्सिस को ए पे काट रहा है तो ये ए कॉमा जीरो से पास हो रहा है, वाई एक्सिस को ये बी पे काट रहा है तो बी जीरो से पास हो रहा है, और जेड एक्सिस को सी पे काट रहा है तो जीरो सी से पास हो रहा है। ये तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं। ये तीनों पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन आती है। ओके, तो ये याद रखना, क्वेश्चन में काम में आएगा। तो बच्चों, ये सब जनरल बात है। स्पेशल बात में आते जो बहुत यूजफुल है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन,
पासिंग थ्रू एक पॉइंट ए दे दिया जिसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए वेक्टर एंड नॉर्मल क्या है एन वेक्टर। तो मैंने प्लेन ऐसे बना दिया, रफ प्लेन, उसके परपेंडिकुलर एन वेक्टर बता दिया और यहां पर एक पॉइंट पड़ा है ए जिसका पोजीशन वेक्टर हमको ए वेक्टर दिया है। ये पॉइंट है पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। तो बच्चों अभी एक बात समझो कि प्लेन है और नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, देखो इस नॉर्मल को परपेंडिकुलर कितने प्लेन रहेंगे? इनफाइनाइट प्लेन रहेंगे। ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। नॉर्मल है, ये नॉर्मल इनफाइनाइट प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा, इनफाइनाइट। अब मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया हुआ है, ये पॉइंट है। नॉर्मल तो यही है और पॉइंट इससे पास होना चाहिए और ये नॉर्मल है, तो एक ही होगा, तो जो उस पॉइंट से पास होगा और इससे नॉर्मल भी होगा। तो बच्चों एक नॉर्मल का डायरेक्शन मतलब एन वेक्टर्स का और एक पॉइंट अगर मुझे गिवन हो तो उसमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, तो मैं प्लेन की इक्वेशन बना सकता हूँ। ये दो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों अगर कोई आर है, समझो इसको जरा, अगर ये आर वेक्टर है और मैं इसको ए से ज्वाइन कर लूं, आर वेक्टर को ए से ज्वाइन करें तो नया वेक्टर मिला आर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, आर माइनस ए वेक्टर। बच्चों अगर मैं चाहता हूं कि आर इसी प्लेन में हो तो कहीं भी आर हो, यहाँ हर ए से ज्वाइन जब भी ज्वाइन करेगा तो वो आर माइनस ए कहीं भी हो, ए तो फिक्स है, आर माइनस ए जो भी हो वो हमेशा इस नॉर्मल से अगर परपेंडिकुलर रहेगा, इसी तो एक ही प्लेन में रहेगा हमेशा, आर माइनस एक ही प्लेन में ऑटोमेटिक नॉर्मल से परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रही बात? तो आर माइनस ए वेक्टर हमेशा अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो तो मुझे आर जो कि मेरा वेरिएबल वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के, वो हमेशा एक प्लेन में रहेगा जो परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर है और पासिंग थ्रू ए पॉइंट है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो हम लोग जानते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन मुझे मिल गई। तो बच्चों आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर ए डॉट एन हो जाएगा, उधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए डॉट एन वेक्टर। तो बच्चों ये था वेक्टर फॉर्म। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, कार्टेशियन फॉर्म, तो मैं आर वेक्टर की जगह क्या लिख दूंगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब मैं वेक्टर की दुनिया से एक्स वाई जेड की दुनिया में आ रहा हूँ, तो ए वेक्टर जो पॉइंट है वो रहेगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। आर वेक्टर मिल गया, ए वेक्टर मिल गया और एन वेक्टर मान लेता हूँ, ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, ये हो गया। अब देखो आर माइनस ए वेक्टर, इसको यूज करते हैं, तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के, ये हो गया। आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन, इसका एन जैसे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये ए वन इसके बाजू आ जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स वन ए वन, वाई माइनस वाई वन बी वन, जेड माइनस जेड वन सी वन इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में। तो इक्वेशन किसमें होगी, कार्टेशियन फॉर्म में। ये वो इक्वेशन सेम है, देखो ध्यान से, सेम है, सिर्फ ए बी सी की जगह ए वन बी वन सी वन ये है, क्योंकि इधर हमने ए बी सी कंसिडर किए थे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, उधर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल्स के लिए ए वन बी वन सी वन, तो इक्वेशन सेम है। तो ये चीज प्रूव हो गई। सेकेंड बात, ए वन जब मल्टीप्लाई होगा एक्स से और ए वन एक्स वन तो कोई कॉन्स्टेंट रहेगा, बी वन वाई से मल्टीप्लाई होगा, बी वन वाई वन तो कोई कॉन्स्टेंट रहेगा, सी वन जेड से मल्टीप्लाई होगा, सी वन जेड वन तो कोई कॉन्स्टेंट होगा। तो एक्स के बाजू ए वन आया, वाई के बाजू बी वन आया और जेड के बाजू सी वन आया, म्हणजे काय, मतलब एक्स के जो बाजू वाला है वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है, क्योंकि वो ए वन बी वन सी वन क्या डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से होता है। इससे ये बात भी प्रूव होगी कि एक्स की बाजू और वाई की बाजू और जेड की बाजू जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो से नॉर्मल के होता है। तो बच्चों ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज नॉर्मल इज एन वेक्टर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसमें
जो पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है वो नहीं दिया है। ये दिया है कि नॉर्मल तो दिया है, लेकिन जो पॉइंट है वो नहीं दिया है। ये दे दिया है कि डी उसकी डिस्टेंस है, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस डी है। मतलब क्या, ये प्लेन है कोई और ये ओरिजिन है, उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी है। ये दिया है क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों हम लोग जानते हैं, हमने जो लास्ट टॉपिक में पढ़ा है कि अगर वो ए वेक्टर से पास होता है तो ए वेक्टर मतलब ए पॉइंट से पास होता है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, तो ये अगर उसका ए पॉइंट है और मैं इसको ज्वाइन कर लूं तो ए वेक्टर ये होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने पे ओरिजिन से तरफ निकलती हुई वेक्टर की डायरेक्शन ए की तरफ जाते हुए उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये होता है, तो ये रहेगा। तो जब हमको ये पता था ए वेक्टर और नॉर्मल पता था, तो हमने डिराइव किए, उसकी इक्वेशन आती थी आर डॉट ए वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए डॉट एन वेक्टर। ये आई थी हमारी आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए डॉट एन वेक्टर। अब एन वेक्टर हमारा नॉर्मल की इक्वेशन है। अब नॉर्मल जो है, अगर मैं नॉर्मल इसके अलोंग ले लूं तो गलत नहीं रहेगा, क्योंकि ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस प्लेन का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये एन वेक्टर ये भी तो रहेगा, परपेंडिकुलर है ना। तो मान सकता हूँ कि नॉर्मल ओरिजिन से पास हो रहा है, मानने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो वेक्टर तो फ्री वेक्टर तो कहीं भी रख सकते हो, तुम इधर रख दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब तुम लोग सोचो अगर कि मेरे को डी पिक्चर में लाना है, क्योंकि गिवन तो डी है, ए तो है ही नहीं, ए को हटाना, डी पिक्चर में लाना है। तो अगर तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, तो ये जो है ये ए वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन लूं मैं along n vector, तो मेरे को d की लेंथ मिलेगी। प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर along n वेक्टर विल बी द लेंथ ऑफ d परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि n वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन n वेक्टर ये होता है a डॉट n अपॉन n वेक्टर। नीचे क्या आएगा, n आएगा, जिस पे ले रहे हो वो नीचे आता है। तो ये मिल गया, और यही डी है, यही डी है। डी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एन वेक्टर। अब इसमें कैसे लेके आऊं, अब ए डॉट एन मेरे को दिखा, तो यार ये तो चीज सेम है, सिर्फ नीचे कमी किसकी है, इसकी है। तो मैं यार लिखता हूं उसको आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन, डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, दोनों को मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया d। और n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n ले लेता हूं, तो मेरी फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी r वेक्टर n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n n कैप इक्वल टू d। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है, ये वो इक्वेशन है जो उस प्लेन की इक्वेशन है जिसकी दूरी फ्रॉम ओरिजिन d है और जिसका n कैप डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो बच्चों अगर तुमको डी तुमको दिया है तो तुमको इधर एन वेक्टर नहीं यूज करना है, एन कैप यूज करना है, तभी तुम इक्वेशन ऑफ प्लेन तुमको मिलेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल उस क्वेश्चन को देखो, अगर उस क्वेश्चन पे आने के पहले एक बात हम लोग कि मैं आर वेक्टर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लूं और एन कैप की जगह ए आई प्लस बी जे प्लस जेड सी के नहीं लूंगा, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के लूंगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है और एल एम एन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी दे देगा, ये देगा। अब तक ए एक्स था, ए की जगह एल ले लिया क्योंकि यूनिट वेक्टर है, एन वेक्टर एल एम एन रिप्रेजेंट, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ अ प्लेन whose distance is d from the origin and whose direction ratio of a normal are lmn, तो ये रहेगा, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया, ये वेक्टर फॉर्म था। अब ये क्वेश्चन पे आओ कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो पहली बात, क्या ये इस फॉर्म में है, नहीं, ये एलिमेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 तो नहीं होता है। तो पहले हम इसको एलिमेंट के फॉर्म में लाएंगे, तो बच्चों 2 अपॉन रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एक्स
2 अपॉन रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, y प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, z प्लस 4 अपॉन रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्योंकि हमको पता है एल एम एन ए बी सी से कैसे आते हैं, हमको पता है ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे आते हैं। वही चीज किया मैंने कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सबको डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया एल। तो इसकी वैल्यू जो भी हो 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 प्लस 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 4/3 उधर जाके -4/3 हो जाएगा। तो बच्चों अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ इससे, क्योंकि मैंने ए बी सी से एल एम एन के फॉर्म में लेके आ गया हूँ। तो डी मेरा क्या मिला -4/3, ऑब्वियस है नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस। -4/3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारा प्लेन ओरिजिन के ऊपर नहीं नीचे है, डिस्टेंस नेगेटिव आया मतलब 4/3 की दूरी पे लेकिन नीचे, और ऊपर है तो +4/3 आ रहा था। तो मतलब इसने तो क्वेश्चन में अपने डी पूछा है, तो मैं डी बोलूंगा मॉड ऑफ -4/3। दूरी पूछा ऊपर नीचे तो कुछ पूछा नहीं, तो आंसर क्या है 4/3। दिस हाउ इट वर्क्स। अच्छा ये हो गया एक टॉपिक। दूसरे पे आते हैं। अगर बच्चों तुमको 3 पॉइंट्स गिवन है प्लेन पे, तो तुम फिर भी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन निकाल सकते हो। जैसे कि एक प्लेन, उस पे ए पॉइंट पड़ा है, ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये, ठीक है, ये बी इधर है, उसका पोजीशन वेक्टर ये, और सी इधर है तो उसका पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों एक बात तो पक्की है कि ये तीनों एक प्लेन में है। तो अगर एक आर वेक्टर घूम रहा है और वो आर वेक्टर इसी प्लेन में होना चाहिए, तो मैं इसको इससे अगर ज्वाइन करा दूं ए से, तो मेरे को क्या मिलेगा r माइनस ए वेक्टर मिलेगा, ये वेक्टर। और ए को बी से ज्वाइन करा दो तो ये क्या मिलेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ए, आगे वाला माइनस पीछे वाला, अगर डायरेक्शन ये लिया तो। और अगर ये डायरेक्शन ले लिया तो ये मिलेगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूँ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चे डायरेक्शन। तो अच्छा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये लाइन होगी, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर, और ये हो गया सी माइनस बी। ये तीनों के तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर अगर है तो आर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसी प्लेन में रहना पड़ेगा। आर वेरिएबल है, हमेशा इसी प्लेन में रहेगा। तो अगर कोप्लेनर होते 3 वेक्टर्स तो हम लोग जानते हैं उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दो। तो इसको सॉल्व करने में बच्चे जो इक्वेशन मिलेंगी वो प्लेन की इक्वेशन। अच्छा कोई बच्चों सर मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो सर ये भी सही देगा क्या? हाँ ये भी सही देगा। तुमने क्या किया आर को ए से ज्वाइन किया, आर को बी से ज्वाइन किया, आर को सी से ज्वाइन किया, सेम इक्वेशन आएगी सॉल्व करने बाद। और सिमिलरली तुम कोई और कुछ और ज्वाइन करता तो सॉल्व करने में फाइनल इक्वेशन सेम आती है। तो ये सब जो थे ये वेक्टर फॉर्म था। तो कार्टेशियन में अगर मैं बोलूं तो ए वेक्टर को मान लेता हूं पॉइंट x1 है, y1 j z1 के, बी वेक्टर को मान लेता हूं x2 i y2 j प्लस z2 के, और सी वेक्टर को मान लेता हूं x3 i प्लस y3 j प्लस z3 के। अगर ये 3 पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब पॉइंट क्या है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होंगी? तो अगर मुझे 3 पॉइंट दिया है तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाती है बच्चों? क्योंकि हम जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो डिटर्मिनेंट में आंसर आएगा। तो सबसे इजी आंसर मैं लिख रहा हूँ x माइनस x1, क्योंकि देखो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर तो अपने पता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, सबको पता है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन। तो पहली डिटर्मिनेंट का रो आएगा एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। और नीचे बेटर है कि मैं एक्स एक्स बार लिखने से अच्छा क्या लिख दो एक्स टू माइनस एक्स वन, ए माइनस बी या बी माइनस ले लो, बी माइनस ले लिया।
ये याद रखने के लिए आसान है इसलिए लिखा रहा हूँ। y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और तुम इधर x3 माइनस x1 लिखो या x3 माइनस x2 लिखो, चॉइस तुम्हारी। ये लर्न करने के लिए आसान है, x3 माइनस x1 आंसर सेम ही आएगा हमेशा। ये डिटर्मिनेंट को 0 कर दो तो तुमको कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगा। तो बच्चों इसके ऊपर लिखो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो बच्चों ये था थोड़ा बहुत, हम लोग और थोड़ा आगे बढ़। तो बच्चों ये दो टॉपिक लेके और एक क्वेश्चन लेके इसको इस वीडियो को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इन मिला के कोई टॉपिक रह गया होगा तो वो ले लेंगे। तो पहला बात, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो एक प्लेन है और एक लाइन है, ऐसा जा रही है मान, इनके बीच में एंगल कुछ तो भी रहेगा। तो मैं अगर ऐसा ये थीटा ले लूँ, ये प्लेन के अलाउंग ये थीटा, ये एंगल है राइट। तो बच्चों नॉर्मल के बारे में तुमको पता है कि परपेंडिकुलर होता है तो ऐसा रहेगा। तो अब कोई भी प्लेन दिया है तो मुझे प्लेन की इक्वेशन मतलब उसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड अगर दिया तो एबीसी नॉर्मल का मेरे को डायरेक्शन रेशियो या तो वेक्टर मिल जाता है। मतलब एन वेक्टर मेरे पास होता है प्लेन की इक्वेशन दिया था। अब लाइन की इक्वेशन दिया है तो लाइन में भी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। तो बी वेक्टर इसका डायरेक्शन है इस लाइन का, और एन वेक्टर इसके नॉर्मल का डायरेक्शन है। मुझे ये चाहिए। अब इन दोनों से मेरे को ये एंगल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे को चाहिए ये, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, तो बच्चों ये ऐसा सोचने की जगह मैं अगर ऐसा बोल दूं कि मेरे को ये थीटा ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो मुझे पता है एंगल में कॉस के फॉर्मूले से निकालता, तो कॉस 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू बी वेक्टर और एन वेक्टर के बीच का एंगल है, तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड बी मॉड एन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एन, और ये क्या हो गया साइन थीटा। तो बच्चों सेम फॉर्मूला यूज करना है तुमको, सिर्फ कॉस थीटा की जगह साइन थीटा लिखना है। जैसे तुम लोग दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते वही फॉर्मूला है, सिर्फ इधर कॉस थीटा की जगह साइन थीटा लिखना है क्योंकि उसकी वजह से हो रहे हैं। अब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की बात करें अगर हम, तो जनरली एंगल बिटवीन टू प्लेन्स अगर इमेजिन करो तो दो ऐसा कुछ है, उनके बीच में एंगल जो भी है बनाना। तो बच्चों इमेजिनेशन से ये समझ में नहीं आता है कि एंगल बिटवीन जो टू प्लेन्स है, एंगल बिटवीन प्लेन्स जो है वो इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल होता है। मैं तुमको ऐसे नहीं दिखा सकता ये बात बोर्ड पे, तो बोर्ड पे दिखाऊंगा तो तुमको नेगेटिव प्रूफ होगा कि उल्टा नहीं होता है। तो इसको 3D में हम समझना पड़ेगा, लेकिन अभी 3D में आपको नहीं बता सकता, तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ एनिमेटेड जिसपे समझा देता हूँ। तो अभी के लिए आप ये याद रख लो, एंगल बिटवीन प्लेन वही होता है जो एंगल बिटवीन नॉर्मल है। तो तुमको ये एंगल निकालना है, मतलब कॉस थीटा थीटा एंगल मान लो, तो तुम दो नॉर्मल है दो प्लेन है तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड, मतलब दो वेक्टर मान लो r डॉट n कैप इक्वल टू, या तो जैसे मान जब तीन चार इक्वेशन उसमें से कोई भी एक ले लो, तो r माइनस ए वेक्टर डॉट n, अगर एक n1 ऐसा है एक a1 ले लो, और दूसरा प्लेन की इक्वेशन ये है तो ये हो जाएगा। तो ये तो मान लो तो तुमको मिल जाए। तो अभी तुम लोग याद रखो, अगर तुमको एंगल बिटवीन प्लेन निकालना तो एंगल बिटवीन नॉर्मल निकाल लो। नॉर्मल तो मिल ही जाता है प्लेन की इक्वेशन से, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी सेट दिया तो abc उसके मिल जाते हैं। मुझे क्वेश्चन दिखते हैं और वीडियो खत्म करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2,3,-4 1,-1,3 दो पॉइंट दे दिए और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा 3 पॉइंट दिया तो मैं x माइनस एक्स वाला यूज कर लेता, लेकिन इधर क्या कर दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल दिया। तो अभी तुम सोचो कि कोई प्लेन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसके अलोंग चल रहा है एक्स एक्सिस के, तो जो भी नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर रहेगा टू एक्स एक्सिस, क्योंकि नॉर्मल निकलेंगे इस प्लेन से, प्लेन पैरेलल है, ये प्लेन है ये एक्स एक्सिस, ये प्लेन है मान लो बोर्ड और ये एक्सिस है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, तो इसका नॉर्मल निकलेगा तो जिससे परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि पैरेलल है। तो एक बात समझ में आ गई, नॉर्मल एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इतनी बात तो पक्की होगी।
तो बच्चों अगर मैं n वेक्टर को, अगर मैं मेरी चॉइस है, मैं कार्टेशियन में करना चाहूँगा किस में करना चाहूँ, तो मैं अगर कार्टेशियन में करता हूँ बच्चों, तो n वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो में अगर ए बी सी लेता हूँ, और ये बच्चों इसका ए बी सी मान लिया और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, क्या माना ये इसके डायरेक्शन रेशियो। तो एक बात समझो बच्चों, अगर कोई लाइन या वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो उसमें पक्की बात है ना, आई का टर्म नहीं आएगा बच्चों, या आई का टर्म नहीं आएगा, उसमें जे के ही रहेगा। मतलब एबीसी में आई का टर्म देने वाला कौन है, ये, तो ये ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये मेन बात थी बच्चों। मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू प्लस डी इक्वल टू जीरो होता है ना प्लेन का इक्वेशन, तो उसमें ये टर्म नहीं रहेगा अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो बी का टर्म नहीं रहेगा, अगर वो जेड एक्सिस के पैरेलल तो सी का टर्म नहीं रहेगा, सिंपल। तो ए हमको मिल गया है। अब दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, बेसिकली वो दो ही वेरिएबल है। अगर तुम डी इधर भेज दो तो बी बाई डी वाई प्लस सी बाई डी जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इसको लैम्बडा वाई प्लस म्यू जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो भैया लैम्बडा म्यू निकाल लो, तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। तो दो पॉइंट है, दोनों बारी बारी पुट कर दो, पहले पुट कर देते, तो वाई की जगह पुट कर रहा हूँ 3 लैम्बडा, फिर -4 म्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये पुट कर देंगे, -1 माइनस लैम्बडा 3 म्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो, बस इनको सॉल्व करके लैम्बडा म्यू दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, लैम्बडा का टर्म हट गया, तो -4 म्यू प्लस 9 म्यू माइनस 9 म्यू, प्लस किया ना मैंने, हाँ सॉरी प्लस किया ना, तो प्लस 9 म्यू 5 म्यू हो गया और 4 हो गया, तो म्यू तुमको मिल गया -4/5। उसी तरह से लैम्बडा तुमको इधर पुट कर दो कहीं में एक में, -4/5 उधर जाके -1 प्लस 3 इंटू 4/5, तो यहाँ से तुमको लैम्बडा जाए, म्यू आ गया, यहाँ से सॉल्व कर लैम्बडा आ गया, इसमें पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई बच्चों। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, राइट। लेकिन इसमें एक बात हमने सीखी ना कि पहले टू एक्सिस तो ए जीरो होगा, पहले टू वाई एक्सिस तो बी जीरो होगा, पहले टू जेड एक्सिस तो सी जीरो होगा। तो ये बात तुम लोग लिख लो अपने नोट्स में। तो बच्चों ये तो सिंपल क्वेश्चन था, और चोरी बारी बात थी थोड़ी बड़ी छोटी मोटी जो बातें बची वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते और भर भर के क्वेश्चन लेते, अच्छे लेवल के एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेते। ओके, थैंक यू।